एडिटर चॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रसून। हमारे साथ हैं आज भारतीय राजनीति के कद्दावर शख्सियत और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप 3 राजनीतिक पीढ़ियों के धरोहर हैं। आपके नाना जी जाकिर हुसैन साहब वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे, खुर्शीद आलम साहब शिक्षाविद रहे, मंत्री रहे, राज्यपाल रहे, और अब आपको इस परिवार से जुड़ के भारतीय राजनीति में इतने लंबे समय तक काम करते हो गया है। आपको क्या लगता है कि पहले की राजनीति और आज की राजनीति में क्या बदलाव आए हैं? देखिए, अंतर तो बहुत हैं पहले और अब में। अब लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं और ये प्रतियोगिता बहुत बढ़ गई है। कंपटीशन एक तरफ ज़्यादा है, दूसरी तरफ अपेक्षाएं ज़्यादा हैं। पैसे का खेल बहुत बढ़ गया है राजनीति में, और जवाबदेही, उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है। सिर्फ जनता के बीच नहीं, बल्कि हर एजेंसी, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, हर जगह जवाबदेही बहुत बढ़ गई है। सबकी जवाबदेही बढ़ गई है। पूर्व विदेश मंत्री के नाते मेरा पहला सवाल है कि मोदी सरकार की जो विदेश नीति है वो बेहद आक्रामक दिखाई दे रही है, या ऐसा कहा जा रहा है। आपसे पूछते हैं कि कश्मीर को लेकर जो विदेश नीति है भारत की, क्योंकि अभी कश्मीर में चुनाव भी हो रहे हैं तो ये मुद्दा काफ़ी गर्म है, क्या बीजेपी भी उसी तरीके से एक्ट कर रही है जिस तरीके से कांग्रेस सरकारें करती रही हैं? कि यानी करना क्या है ये नहीं मालूम है, लेकिन चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसे ही ढर्रे में चल रही हैं? देखिए, कुछ हद तक आपका कहना ये उचित है, सही है कि क्या करना है कोई जानता नहीं, क्योंकि जो कठिनाइयाँ हैं, जो इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो गहरी समस्याएं हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की, उन सब के परिप्रेक्ष्य में आसान नहीं कोई निर्णय लेना। और निर्णय लेने के स्थान तक हम पहुंच सकें, उसके प्रयास हम लोगों ने अपनी सरकार के समय में किए। और मैं मानता हूं कि पहले जो स्थिति थी उसमें बड़ी विपरीत उसमें कुछ बातें आईं। धीरे धीरे उनको संभाल कर फिर वहाँ पर लाए जहाँ पर चुनाव संभव हुए और चुनाव के परिणाम आए। इसी कारण से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं, स्पष्टता नहीं दिखती है नीतियों में। आपसे सीधा सवाल है, कश्मीर को लेकर 3 सवाल है मेरे सीधे। धारा 370 संविधान से अगर हटा दिया जाए तो अच्छी चीज़ होगी या बुरी, और क्यों? देखिए, हमने कश्मीर के लोगों के साथ जब भारत इकट्ठा हुआ था तो हमने उनके साथ एक समझौता किया था, और उस समझौते में हमने कहा था कि जब तक आप चाहेंगे तब तक आपके लिए एक विशेष स्थिति रहेगी। इसलिए क्योंकि आपको कुछ संदेह है, आपको कुछ आशंकाएं हैं कि आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी पहचान है, आपकी ज़बान है, वो सब नष्ट हो जाएगी। इसलिए क्योंकि भारत बहुत बड़ा है और कश्मीर भारत का एक छोटा सा हिस्सा है। इसलिए हमने ये विश्वास दिलाया था, और उस विश्वास पर हम लोग उनकी सहमति के बिना पीछे हट जाएं, मैं समझता हूं वो उचित नहीं होगा। और भारत के एक न्यायविद रहे हैं डीडी बसु जी, उन्होंने कहा था कि ये आम आदमी के साथ समझौता नहीं था, एक परिवार के साथ, शेख अब्दुल्ला के परिवार के साथ समझौता था, जिसमें आम आदमी की इन्वॉल्वमेंट जीरो थी। वहाँ के घाटी के लोगों के साथ या जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट जीरो थी, और ये राजनीति से प्रेरित था। राजनीति से प्रेरित समझौतों को असंवैधानिक ही कहा जाए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। आप उनकी बात से कितना सहमत हैं? नहीं, मैं ये बात स्वीकार नहीं करूँगा, इसलिए कि ये संविधान का हिस्सा है। आपने खुद कहा धारा 370, तो अगर धारा 370 है तो फिर वो संविधान का हिस्सा है, और संविधान के हिस्से को कोई कह दे कि असंवैधानिक है, वो तो मेरी बात समझ में नहीं आती। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि सब लोगों ने हस्ताक्षर ना किए हो, या सबकी सहमति रही भी हो या नहीं रही हो। इसके लिए परिणाम क्या हो सकते थे उसका सिर्फ लोग अंदाज़ा ही लगा रहे थे। लेकिन किस तरह से हर व्यक्ति का उसमें भागीदारी कैसे हो सकती थी उस समय, एक बहुत बड़े प्रश्न की बात है। लेकिन तब से लेकर अब तक जिन लोगों ने इतिहास देखा है कश्मीर का, वो जानते हैं कि वहाँ इस पर बहुत सीमा तक एक सहमति ये रही है कि 370 को समाप्त नहीं करना है, और जब तक आम सहमति ना बने इसको छेड़ना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करता हूँ। भारत में जब कश्मीर आया, जम्मू कश्मीर का हिस्सा जोड़ा गया, वो राजा हरि सिंह से समझौता करके जोड़ा गया। बाद में नेहरू जी की दखल के बाद उसमें एक सत्ता का केंद्र उभरे शेख अब्दुल्ला जी, जिन्होंने एक संविधान बनाया
1956 में, उसके कारण से ये आर्टिकल जोड़ा गया, उसको ख़त्म नहीं किया गया, एक अलग पहचान दी गई। इस पहचान के कारण ही ये अलगाववाद की जड़ है या कोई और कारण है? देखिए, इसको तो आप दोनों दृष्टि से देख सकते हैं। इस पहचान के कारण ही अलगाववाद है या इस पहचान के बावजूद अलगाववाद है, इसको आप दोनों दृष्टि से देख सकते हैं। आपकी क्या दृष्टि है? मेरा ये मानना है कि वहाँ कुछ लोग हैं जो जिनको प्रोत्साहित किया जाता है, हमारी सीमा के बाहर से प्रोत्साहित किया जाता है, और जो इसको रोका कैसे जाए, ये पूछ रहा हूँ। इसको रोका जाना, सबसे पहले हमको वहाँ के आम व्यक्ति को, आम जनता को विश्वास में लेना होगा। 50 साल से अभी तक नहीं लिया गया है क्या? नहीं, 50 साल एक देश के जीवन में 50 साल बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। एक बहुत कठिन समस्या थी, और मैं ये समझता हूँ कि हम बहुत दूर तक पहुँच गए थे और मंजिल की ओर बढ़ रहे थे बड़ी तेज़ी के साथ, और अगर उसी दिशा में और उसी गति से बढ़ते रहे तो अवश्य आने वाले समय में हम लोगों को इसके सही परिणाम दिखेंगे। इसका समाधान इस तरीके से भी देखा जा सकता है क्या कि जम्मू कश्मीर को 3 भागों में बांटा जाए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और घाटी को कंसंट्रेट करके उसकी समस्या का समाधान निकाला जाए? आप इससे सहमत हैं या नहीं? मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत टेक्निकल सा एक समाधान है, लेकिन जो हमारा उसूल है और जो हमारी सोच है, जो भारतीयता की सोच और पूरा सामूहिक भारत का कैसे हमने कल्पना की थी, जिसमें कश्मीर और जिसको हम जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, वो उसका कैसे एक अभिन्न अंग था, इसको कहीं धूमिल ना कर दे ऐसा। नहीं, राज्य के स्तर पे बंटवारे की बात हो रही है, 3 अलग राज्य बना के वहाँ के लोगों को अलग से अटेंशन मिलेगा। लेकिन उन्हीं की मर्जी से हो तब तो ठीक है, लेकिन इस समय हम उनकी मर्जी से छेड़छाड़ करेंगे तो कहीं उसके विपरीत परिणाम ना हो, इसका मुझे डर लगता है। आपको लगता है कि इसके विपरीत परिणाम होंगे? हो सकते हैं। संवेदनशील स्थिति है। संवेदनशील स्थिति तो 50 साल से बनी हुई है, क्या तो प्रयोग किया जा सकता है या नहीं? नहीं, प्रयोग तो कोई भी करना मैं समझता हूँ बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रयोग करने में आम सहमति बनाकर किया जाए तो बेहतर होगा। आप विदेश मंत्री रहे हैं, कश्मीर में जो अलगाववाद की जड़ थी अब वो धार्मिक अलगाववाद में बदलती जा रही है, ये कितनी बड़ी चेतावनी है भारत के लिए? देखिए, चेतावनी तो जहाँ भी कहीं एक किसी भी व्यवस्था में धर्म का दुरुपयोग करने का प्रयास होता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो भारत के किसी और क्षेत्र में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो या कहीं और हो, हमारे अपने उत्तर प्रदेश में हो, मैं समझता हूँ जहाँ भी ये प्रयोग किया जाता है और धर्म का दुरुपयोग किया जाता है, मैं समझता हूँ वो हमारे देश के लिए, हमारे देश की अस्मिता के लिए, हमारे देश की जो एक कल्पना है उसको ठेस पहुँचाता है, और इसके लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता है वो हमें करना चाहिए। आपको लग रहा है मोदी सरकार ठीक रास्ते बढ़ रही है? अभी तो मोदी सरकार को बहुत कम समय हुआ है, बहुत सारी बातें हैं जो हम समझते हैं जिससे हम सहमत नहीं हैं, लेकिन अक्सर ये बातों से सहमत नहीं है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि मोदी सरकार की जो विदेश नीति है उससे बहुत मामलों में हम सहमत नहीं हैं और ना हो सकते हैं। स्पेसिफिक बताएंगे? बताता हूँ। अमेरिका को एलाई बनाना, उनका ये कहना कि हम अमेरिका को एलाई बनाएंगे, हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम उनके साथ भागीदारी, उनके साथ मित्रता, दोस्ती, उनके साथ पार्टनरशिप, ये सारी बातें, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एक सामरिक पार्टनरशिप हो, ये सब हमने स्वीकार किया है, लेकिन एलाई बनना संभव नहीं है, और ये हमने हमेशा, इस देश ने कभी नहीं माना कि हमको एलाई बनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो गरम ठंडा पाकिस्तान के साथ खेल खेलना, कभी कहना कि हम पाकिस्तान को बुला के बात करना चाहते हैं, कभी कहना कि नहीं उन्होंने फलां से बात करी इसलिए हम बात नहीं करेंगे, इसमें ज़रा स्पष्टता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, ना जल्दबाजी हो और ना ही हम बिल्कुल ये समझ के बैठ जाएं कि इसमें और कोई समाधान निकल नहीं सकता, अब तो ये जैसे चल रहा है वैसे ही इसको चलने दो। एक बात के लिए हमको बहुत स्पष्ट मुझे कहना पड़ रहा है कि चीन के साथ कभी कुछ कहना, जापान में जाकर कुछ कहना, चीन के राष्ट्रपति आए तो कुछ कहना, मैं समझता हूँ इससे काम चलने वाला नहीं है। हमारी बड़ी स्पष्ट नीति होनी चाहिए और हमें कहना चाहिए कि यहाँ तक हम सहमत हैं और इस बात में हम आपके सहमत नहीं हो सकते। तो आपको लगता है कि किन बातों से हम चीन में सहमत हो सकते हैं? नहीं, चीन के साथ हम इस बात में सहमत हो सकते हैं कि अगर वो यहाँ निवेश करना चाहते हैं तो हमको भी निवेश का उतना ही अवसर दें जितना वो यहाँ हमसे अपेक्षा करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो हम लोगों ने बातचीत चीन के साथ शुरू की थी, जो धीरे धीरे
हमारा जो उनका बॉर्डर का जो झगड़ा है उस पर समाधान ढूंढने के प्रयास में आगे बढ़ रही है, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन एक बात हमको स्पष्ट ये भी कहनी चाहिए कि चीन हमसे अगर कुछ अपेक्षा करता है कि सार्क में हम उनको और बड़ी भागीदारी दें, तो वो भी एससीओ में जो सेंट्रल एशिया के जो क्षेत्र है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें हमको भागीदारी दे। वहाँ लोग चाहते हैं, रूस चाहता है, कजाकिस्तान चाहता है कि हमारी भागीदारी बढ़े। तो चीन को बराबरी का समझौता और बराबरी का रिश्ता रखना चाहिए। कश्मीर पे राहुल गांधी जी बड़े उद्योगपतियों के साथ गए थे कश्मीर में, आप भी उसके एक हिस्सा थे। उसका क्या नतीजा निकला? देखिए, नतीजा तो कुछ नहीं निकल पाया, इसलिए कि हम सरकार में नहीं रहे। राहुल गांधी जी ये चाहते थे कि अगर कोई भी संदेश हमको कश्मीर के लोगों तक देना है तो सबसे पहले हमें उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार लाना होगा। मैं राहुल गांधी जी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ देश के बड़े उद्योगपति गए थे, उन्होंने वादा किया था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, तमाम अवसर पैदा करेंगे। ये वादे केवल राहुल गांधी के थे या देश के उद्योगपतियों के थे, या एक छलावा था? नहीं, छलावा नहीं था। देखिए, इसको अगर राहुल गांधी जी ने एक प्रयास को आरंभ किया था और आज वो स्थिति में नहीं है कि उसको आगे बढ़ा सकें क्योंकि हम लोग विपक्ष में हैं, तो आज की सरकार को उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए नहीं रोक देना चाहिए कि राहुल गांधी ने ये किया था, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि सेहरा उनके सर बने। कुछ मामले ऐसे हैं इस देश में और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये किस पार्टी का इसमें फ़ायदा होगा। पार्टीगत सोच से हम लोगों को सबको नुकसान होगा। इसलिए पार्टी से हटकर हमको ये देखना चाहिए कि देश हित की क्या बात है और किसी ने की हो उसको स्वीकार करना चाहिए। हमारी चर्चा जारी रहेगी, वक्त है छोटे से ब्रेक का। चलते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।